नमस्ते। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया कैसे एक विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दूसरे, उससे भी कहीं ज्यादा भयानक युद्ध की तरफ बढ़ गई। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? कि सिर्फ 20 साल के अंदर ही दुनिया शांति के जश्न से निकलकर एक ऐसे महायुद्ध में कैसे फंस गई जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन वजहों को टटोलना होगा जिनसे इस भयानक लड़ाई की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की जड़ें असल में पहले विश्व युद्ध के बाद की उथल-पुथल भरी दुनिया में छिपी थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ही नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह टूट चुकी थी। चर्चिल के इन शब्दों में उस दौर की गहरी मायूसी साफ झलकती है। युद्ध ने सिर्फ देशों को ही तबाह नहीं किया था, बल्कि लोगों के मन में भी एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया था जो आने वाले सालों के लिए एक बहुत ही खतरनाक माहौल तैयार कर रहा था। और देखिए, कितनी अजीब बात है कि वर्साई की संधि, जिसका मकसद हमेशा के लिए शांति लाना था, उसी ने जर्मनी के अंदर बदले की आग को हवा दे दी। जर्मनी पर न सिर्फ युद्ध का पूरा इल्जाम थोप दिया गया, बल्कि उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया गया और उसकी सेना को एकदम कमजोर कर दिया गया। इसी से पीठ में छुरा घोंपने वाली कहानी शुरू हुई कि जर्मनी सेना हारी नहीं थी, बल्कि उसके अपने ही नेताओं ने उसे धोखा दिया था। संधि के बाद का दशक तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। 1923 में जर्मनी की करेंसी की कीमत इतनी गिर गई कि लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी रातों रात खत्म हो गई। और फिर 1929 की महामंदी ने तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इन आर्थिक झटकों ने वाइमर रिपब्लिक जैसे नए लोकतंत्रों की जड़ें हिलाकर रख दी। और जब माहौल ऐसा हो, मायूसी और अफरा तफरी का, तब कुछ आक्रामक और विस्तारवादी विचारधाराओं को पनपने का मौका मिल ही जाता है। वे इस उथल-पुथल का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। उस समय दुनिया में 3 बड़ी ताकतें उभर रही थीं। नाजी जर्मनी को लेबेंसराम यानी रहने के लिए और जगह चाहिए थी। मुसोलिनी का इटली एक नया रोमन साम्राज्य बनाने का सपना देख रहा था। और जापान तो 1931 में ही मंचूरिया पर हमला कर चुका था। ये सैन्यकरण की लहर पूरी दुनिया में फैल रही थी। हिटलर की चाल बहुत सोची समझी थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। पहले 1936 में राइनलैंड में सेना भेजकर वर्साई संधि को तोड़ा, फिर 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। वो हर कदम पर यह देख रहा था कि दुनिया क्या करती है, और जब कोई मजबूत जवाब नहीं मिला तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। अब यहां तस्वीर में आती है तुष्टीकरण की नीति। यूरोप के देश एक और युद्ध से इतना डर गए थे कि उन्हें लगा अगर हिटलर की कुछ मांगें मान ली जाएं तो शायद वो शांत हो जाएगा। म्यूनिख समझौते में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड इलाका हिटलर को दे दिया। उन्हें झूठी उम्मीद थी कि बस यही उसकी आखिरी मांग होगी। लेकिन हुआ क्या? म्यूनिख में हिटलर ने वादा किया कि सुडेटनलैंड उसकी आखिरी मांग है, पर 6 महीने भी नहीं बीते थे कि मार्च 1939 में उसकी सेना ने बाकी बचे चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। अब यह साफ हो चुका था कि हिटलर की भूख मिटने वाली नहीं थी। और फिर आई वो तारीख, 1 सितंबर 1939। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और अब पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तुष्टीकरण की नीति पूरी तरह फेल हो चुकी थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध की आग में जलने लगी। जंग तो शुरू हो गई, लेकिन इसका पासा पलटा कैसे? इसे समझने के लिए हम इस जंग को 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला फेज 1939 से 1942 तक, ये एक्सिस शक्तियों का वक्त था। जर्मनी, इटली और जापान का दबदबा था। उन्होंने ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की रफ्तार से युद्ध जैसी नई रणनीतियों से सबको चौंका दिया था। लेकिन 1943 से 1945 के दूसरे फेज में बाजी पलट गई और मित्र राष्ट्र हावी हो गए। अब यह युद्ध सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत और संसाधनों का बन चुका था। साल 1942 ये था युद्ध का टर्निंग पॉइंट। प्रशांत महासागर में मिडवे की लड़ाई, उत्तरी अफ्रीका में अल अलामीन और पूर्वी मोर्चे पर स्टालिनग्राड की भयानक लड़ाई। इन 3 बड़ी जीतों ने युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने एक्सिस की बढ़त को रोक दिया और मित्र राष्ट्रों की वापसी की नींव रखी। लेकिन सवाल यह है कि मित्र राष्ट्रों ने आखिर ये वापसी की कैसे? इसका एक बहुत बड़ा जवाब इकोनॉमी में है। चलिए उन आर्थिक आंकड़ों को देखते हैं जो बताते हैं कि जीत का असली इंजन क्या था। यहां साफ दिखता है, 1942 तक आते आते मित्र राष्ट्रों की कुल आर्थिक शक्ति यानी जीडीपी एक्सिस शक्तियों से 2 गुनी से भी ज्यादा थी। मतलब साफ था, उनके पास युद्ध के लिए हथियार, सामान और सैनिक जुटाने की कहीं ज्यादा ताकत थी।
और ये एक और दिलचस्प बात बताता है। जापान और जर्मनी जैसे देशों ने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल निचोड़ दिया। जीडीपी का 70% से ज्यादा सिर्फ युद्ध पर खर्च कर दिया। लेकिन मित्र राष्ट्रों की इकोनॉमी इतनी बड़ी थी कि वो अपनी जीडीपी का कम हिस्सा खर्च करके भी कुल मिलाकर कहीं ज्यादा उत्पादन कर सकते थे, और वो भी लंबे समय तक। तो इस आर्थिक ताकत का जंग के मैदान पर क्या असर हुआ? 1943 तक आते आते मित्र राष्ट्र एक्सिस के मुकाबले 2 गुने लड़ाकू विमान, 4 गुना ज्यादा टैंक और 7 गुना ज्यादा बड़े जंगी जहाज बना रहे थे। ये एक ऐसा फर्क था जिसकी भरपाई किसी भी सैन्य रणनीति से करना नामुमकिन था। तो जाहिर है, एक लंबी, थका देने वाली जंग में जीत उसी की होती है जिसकी इकोनॉमी बड़ी और मजबूत हो। मित्र राष्ट्रों के पास बस संसाधन कहीं ज्यादा थे और यही चीज उन्हें जीत की ओर ले गई। लेकिन ये जंग सिर्फ सैनिकों, टैंकों और जहाजों की नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक विचारधारा थी जिसके नतीजे सोच से भी परे थे। 60 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हॉलोकॉस्ट की उस हैवानियत का प्रतीक है जिसमें नाजी शासन ने 60 लाख यहूदियों को योजना बनाकर मार डाला था। और यह हॉलोकॉस्ट अचानक नहीं हुआ, इसकी पूरी प्लानिंग थी, एक प्रोसेस था। शुरुआत हुई कानून बनाकर यहूदियों से उनके अधिकार छीनने से, फिर सरकारी हिंसा हुई, फिर उन्हें बस्तियों में अलग थलग किया गया और आखिर में अंतिम समाधान के नाम पर हत्या केंद्रों में उनकी सामूहिक हत्या की गई। तो आखिर इस पूरी तबाही से हम क्या सीखते हैं? एक सबक यह है कि जंग आर्थिक ताकत और औद्योगिक उत्पादन से जीती जा सकती है, जैसा मित्र राष्ट्रों ने किया। पर दूसरा सबक यह भी है कि जंग क्रूर तानाशाही और इंसानी जान की बिल्कुल परवाह न करके भी लड़ी जा सकती है, जैसा नाजी जर्मनी और सोवियत संघ ने दिखाया। 20वीं सदी ने इन दोनों ही ताकतों की भयानक शक्ति दुनिया को दिखाई। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होता है जब राजनीतिक शिकायतें, आर्थिक शक्ति और एक कट्टर विचारधारा, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं? द्वितीय विश्व युद्ध इसका एक बहुत ही भयानक जवाब है, एक ऐसा सबक जिसे भुलाना आज भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।